साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जेआरएस एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा चैप्टर देखा था। थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ी कुछ हो गई थी, माइक गड़बड़ हो गया था जिसकी वजह से क्लियर जो आवाज है वो साउंड नहीं आ पा रहा था। तो उस चैप्टर को मैं थोड़ा नए तरीके से और डिटेल में बहुत अच्छे से क्या कहते हैं पढ़ाता हूँ। उसमें एक ही वीडियो हमने डाला था और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कि यहीं से हमारा जो मेन चैप्टर है वो शुरू होता है। आइए हम लोग देखते हैं कार्य सामर्थ्य ऊर्जा। हमारा जो चैप्टर है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये हमारा क्या है दोस्तों चैप्टर है और इसी चैप्टर के बारे में हमें पूरी डिटेल में क्या करना है पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर छोटे जो एग्जाम होते हैं जैसे आईआरटी होता है, पॉलिटेक्निक होता है या अदर कंपटीशन होते हैं, उसमें ये सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कभी कभी नीट में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है ना। और आपकी जो परीक्षाओं के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही नहीं, अ, इसका यूज आगे कई चैप्टरों में भी होता है। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, पहले नंबर पे हमें वर्ग के बारे में पढ़ना है, कार्य के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्य होता क्या है, कार्य का मात्रा क्या है, कार्य को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो नंबर है वो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों पावर। पावर को हम लोग सामर्थ्य बोलते हैं, सामर्थ्य कहते हैं या इसी को शक्ति भी कहते हैं। तो सामर्थ्य और जो शक्ति है वो दो के दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। आइए अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो है एनर्जी। वो है एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा। जैसा कि आप जानते हैं ऊर्जा के बारे में, बिना ऊर्जा के तो इस दुनिया में आज के डेट में कोई काम नहीं हो सकता है ना। आज के डेट में बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं हो सकता है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा है कार्य को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। पूरा डिटेल में बातें करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। और इसमें जो एक अलग से जो टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग कोलाइजन बोलते हैं। कोलाइजन बोलते हैं जिसे हम लोग संघट्ट कहते हैं, संघट्ट। ये टोटल 4 टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखेंगे। और एकदम जीरो लेवल से पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन वगैरह देखेंगे, फार्मूलाज देखेंगे, और उसके बाद पूरे डिटेल में हम लोग इस चैप्टर को करते चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है। अगर दोस्तों हम कार्य की बात करें, कार्य क्या होता है, तो मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है। एक हमने दोस्तों यहाँ पे वस्तु ले लिया, एक वस्तु ले लिया, और ये वस्तु किसी सरफेस पर है। मान लीजिए ये क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस पे ये वस्तु रखा है। अगर इस पे दोस्तों कोई बल नहीं कार्य कर रहा है तो ये जो वस्तु है वो किस कंडीशन में होगा, विरामावस्था में होगा। इसका मतलब कि अगर इस पे कोई भी बल नहीं अप्लाई हो रहा है तो ये रेस्ट कंडीशन में होगा, विरामावस्था में होगा। इसका मतलब ये गति नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जानते हैं बल, बल एक ऐसे रास होती है जिस पर अगर जो किसी वस्तु पर लगता है तो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है। इसका मतलब वस्तु विराम में है तो वो क्या करेगा, गति में जाएगा, गति में है तो विराम में जाएगा या ले जाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मोशन भी होता है। तो मान लेते हैं हम इधर हमने क्या कर दिया, इस पर फोर्स ऐसे एफ न्यूटन का हमने लगा दिया। जैसे हमने इस पर बल लगाया ये वस्तु हमारा कहां पे पहुंच गया, यहां पर। ये वस्तु हमारा यहां पर आ गया। अब ये वस्तु यहां पर आया तो कितना विस्थापित हुआ, ये कितनी दूरी चल के आया या कितना विस्थापित हुआ, इसके पोजीशन में चेंजिंग कहां से हुई। तो ये यहां पर इसका क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल से कहां पहुंच गया, फाइनल में पहुंच गया। आप जानते हो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया। हमने बल लगाया, बल की दिशा में इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो हम लोग दोस्तों कहेंगे इस वस्तु के द्वारा हमें क्या मिला है, कार्य मिला है। इस वस्तु ने क्या किया है, कार्य किया है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर
बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कोई भी दोस्त वस्तु है, अगर हम उस पर बल लगाते हैं और बल लगाकर बल की दिशा में क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगर देखा जाए कार्य जो होता है उसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से। अब देखते हैं जो कार्य का सूत्र होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, कार्य बराबर होगा बल गुणते बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणते बल की दिशा में विस्थापन। तो ये हमारा क्या होगा, कार्य। कार्य को डब्ल्यू से लिखते हैं, बल को एफ से और विस्थापन को एस से। तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा किसके बारे में बात हुआ, कार के बारे में। कार क्या होता है इसके बारे में हमारी आपसे चर्चा हो गई। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर जो ये वस्तु है, इस वस्तु पर जो बल लग रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, क्षैतिज में लग रहा है। बल एक सदिश राशि होती है। अगर इसी बल को क्षैतिज में ना लगा के हम लोग किसी एंगल पे लगाते हैं, किसी एंगल पे लगाते हैं, तब किया गया कार्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि कहते हैं, अगर मान लीजिए ये बल ऐसे ना लगकर, मान लीजिए यहां पे ये वस्तु है, ये वस्तु यहां पर है, और इस वस्तु पर जो बल है वो ऐसे लग गया किसी कोण पर, और वो क्षैतिज से कितना कोण दोस्तों बना रहा है, थीटा कोण। क्षैतिज से थीटा कोण पर वो क्या हो गया, लग गया। तो इस वस्तु में विस्थापन मान लीजिए कितना हो गया, एस। ये वस्तु यहां से यहां तक आ गई, तो विस्थापन दोस्तों कितना हुआ, एस हुआ। तो अब इसके द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप जानते हो कि कार्य क्या होता है, बल गुणते बल की दिशा में विस्थापन। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। या हम इसी का उल्टा ले सकते हैं कि जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा का हमें क्या लेना चाहिए, बल लेना चाहिए। तो अगर हम यहां पर देखें, बल एक सदिश राशि है, जब भी कोई सदिश राशि किसी कोण पर कार्य करती है तो हमेशा उसके दो लंबवत घटक आते हैं। एक क्षैतिज घटक होता है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। क्षैतिज घटक के साथ हमेशा cos थीटा जुड़ता है और ऊर्ध्वाधर घटक के साथ हमेशा क्या जुड़ता है दोस्तों, sin थीटा। तो अगर यहां पर हम बात करें, तो यहां पर इसका जो घटक आएगा वो आएगा f cos थीटा, और यहां पर जो घटक आएगा वो आएगा f sin थीटा। तो विस्थापन अगर इस दिशा में हो रहा है तो हमें इस दिशा का क्या लेना पड़ेगा, बल भी लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं, तो W बराबर लेते हैं, तो F इंटू क्या होता है, S। तो W बराबर अगर ले दोस्तों, तो F का मान क्या है, F cos थीटा, और S आपका है ही। तो अगर यहां से दोस्तों ले, तो W बराबर आपका हो जाएगा F S cos थीटा। ये हमारा क्या दोस्तों बन गया, फार्मूला बन गया। याद रखिएगा, अगर कहा जाए कि कार्य क्या होता है, तो कार्य आपका बल और विस्थापन का क्या होता है, गुणनफल होता है। लेकिन हम हमेशा वही वाला बल का घटक लेंगे जिस दिशा में, क्या कहते हैं, उसी दिशा का बल का घटक लेंगे जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है। या हम इसी को उल्टा कह सकते हैं कि हम उसी डायरेक्शन का विस्थापन का घटक लेंगे जिस दिशा में बल लग रहा है। तो बल और ये आपका दो के दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो W बराबर क्या हो गया दोस्तों, F इंटू एस कॉस थीटा। ये आपका क्या हो गया, कि कहते हैं कार्य निकालने का फार्मूला हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि कार के बारे में तो इतनी बात हो गई। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं कि कार का मात्रक क्या होता है। तो अगर दोस्तों हम कार के मात्रक की बात करते हैं, तो आप जानते हैं यूनिट ऑफ वर्क की अगर बात करें, यूनिट ऑफ वर्क, कार का मात्रक, तो आप जानते हैं क्या होता है, W बराबर F इंटू क्या होता है, S होता है।
अगर इस फार्मूले में आप रखें तो यहां से देखा जाए जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। और ये विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो अगर देखा जाए तो इसका मात्रक न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और इसी न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो जूल जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, कार का एसआई या एमकेएस मात्रक होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कि कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना। या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। अब अगर यहीं पर हम बात करें कि इसका सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, अगर दोस्तों सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, बल, बल का सीजीएस सिस्टम में जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है डाइन। और यहां से अगर देखें बच्चा तो ये क्या है, विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर है। सीजीएस सिस्टम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो डाइन इंटू, सॉरी, सेंटीमीटर होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग दोस्तों नाम देते हैं अर्ग, नाम देते हैं। तो अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, अर्ग होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक एकदम क्लियर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो जूल है, जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है। तो अगर यहां से देखें रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, जूल और अर्ग के बीच संबंध, जूल और अर्ग के बीच संबंध, अर्ग के बीच संबंध। अगर इसके बीच दोस्तों हम लोग संबंध निकालें तो यहां से क्या होगा आपका, आप जानते हो एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन इंटू मीटर होता है। क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर की हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जूल कहते हैं। तो एक जूल बराबर क्या होगा, एक न्यूटन इंटू मीटर। हम इसी को लिख सकते हैं एक न्यूटन इंटू एक मीटर, लिख सकते हैं दोस्तों। अब एक न्यूटन में होता है 10 की घात 5 क्या होता है, डाइन होता है। और एक मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि अर्ग सीजीएस पद्धति का मात्रक है तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीजीएस सिस्टम में। तो अब देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 10 की घात 7। और ये क्या हो जाएगा, डाइन, डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो एक जूल बराबर 10 की घात क्या हो जाएगा, 7 अर्ग हो जाएगा। ये रिलेशन होता है जूल और अर्ग में, ठीक है ना। तो ये आपका, अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि जो कार्य है, कोई वस्तु है, अगर हम यहाँ पर अगर उस पर बल लगता है, कार्य होता है, तो जो कार्य का दोस्तों फार्मूला होता है वो होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर यहां से देखा जाए W बराबर एफ एस कॉस थीटा की अगर बात किया जाए तो जो W का मान है वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, जो W का दोस्तों मान है वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। अगर हम W का मान देखें तो पहला नंबर जो फार्मूला है वही बताएगा। W का मान डिपेंड करेगा फोर्स पर, W का मान डिपेंड करेगा विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट पर, W का मान डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच के एंगल पर। अगर हम यहां देखें थीटा क्या है, अगर थीटा देखें तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का क्या है दोस्तों, कोण है, ठीक है ना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर अब दोस्तों यहाँ पे बात करें तो अगर इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा तो हम कहें कि जो W का मान है वो डिपेंड करेगा किस पर, फोर्स पर डिपेंड करेगा। W का जो मान है वो किस पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्प्लेसमेंट पर। और जो W का मान है वो डिपेंड करेगा एंगल पर। इन तीन की तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा कौन, जो हमारा वर्क है, ठीक है ना। अब कैसे डिपेंड करता है, तो पहला नंबर यहां देखेंगे बल पर निर्भरता,
बल पर निर्भरता, मतलब जो हमारा कार्य है वो बल पर कैसे निर्भर करता है। अगर आप देखिए तो इन सब में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर देखा जाए तो जो W है वो W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, F। इसका मतलब कि किसी वस्तु पर जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा उसके द्वारा क्या होगा, वर्क होगा। अगर फोर्स कम लगेगा तो किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, कम होगा। फोर्स मैक्सिमम तो वर्क भी मैक्सिमम, फोर्स मिनिमम तो वर्क भी मिनिमम, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, ये वर्क के बारे में यहाँ पर। लेकिन अगर दोस्त यहाँ पर एफ की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो यहाँ से जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यार भाई जाहिर सी बात है, सीधा सीधा, कि अगर उस वस्तु पर बल लगे ही ना तो क्या वो वर्क करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। किसी वस्तु पर अगर बल ना लगे तो वो क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा। जैसे मान लेते ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम यहां से यहां तक हमें ले जाना है तो हमें क्या करना है, विस्थापन, हमें यहां से यहां तक ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें ही ना तो क्या यहाँ ये इसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो किया गया जो कार्य हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु पर अगर बल नहीं लगता है तो उसके द्वारा जो किया गया दोस्त कार्य होगा ना वो क्या हो जाएगा, जीरो हमेशा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स जीरो तो वर्क भी जीरो। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर अगर देखते हैं कि विस्थापन पर कैसे डिपेंड करेगा, विस्थापन पर कैसे डिपेंड करेगा, तो भाई सीधी सीधी बात है कि अगर दूसरा नंबर देखें, विस्थापन पर निर्भरता, विस्थापन पर निर्भरता, अगर दोस्तों विस्थापन पर निर्भरता देखें तो यहां से देखें तो W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अगर यहां से देखें W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, S। इसका मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, ज्यादा। अगर डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कम होगा तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वर्क आपका ज्यादा लेना है तो उसके द्वारा क्या होना चाहिए, किया गया कार्य, उसके द्वारा जो विस्थापन है वो भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वर्क और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वर्क। लेकिन दोस्त अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो यहाँ पर किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर इस फार्मूले में हम एस की वैल्यू क्या रख दे, जीरो रख दे, तो ओवरऑल जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझते हैं। मान लीजिए कि कहते हैं एक ये दीवार है और इस दीवार पे आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। आप तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये दीवार अभी भी अपने ही स्थान पर है, ये यहां से जरा से भी हिल नहीं रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, आप बल तो लगा रहे हैं ना, आप कहेंगे कार्य हुआ है, मैंने कहा कार्य नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आप, कार्य का परिभाषा ही क्या होता है, जिधर बल लगे उधर ही क्या देखने को मिल जाए, विस्थापन मिल जाए। बल तो आप लगा रहे हो, आप दिन भर बल लगा रहे हो, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट जरा से भी देखने को नहीं मिला। अगर डिस्प्लेसमेंट दोस्तों देखने को नहीं मिला तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। और जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो हमारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब जैसे आप मान लो कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, आप ही हो, आप स्टेशन पे गए, मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं आप, और स्टेशन पे गए और आपको पता चला कि अभी जो ट्रेन है वो थोड़ा देर लेट है। तो आपने क्या किया, जो आपका बैग है उस बैग को आप ऐसे लटका कर आप खड़े हैं, आप बैग को क्या किए हैं, लटका कर ऐसे खड़े हैं। अब फोर्स तो लग रहा है लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो आप कूली है, कूली क्या किया, बोझा ले लिया, बोझा सर पे ऐसे रख लिया, जैसे सर पे रखा और रख के खड़ा है, वेट कर रहा है, अब आए ट्रेन, अब आए ट्रेन। लेकिन ट्रेन तो आया ही नहीं। अगर ट्रेन आया नहीं तो इसको द्वारा जो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जब भी किसी वस्तु के द्वारा जो उसका विस्थापन होता है अगर वो जीरो होता है तो किया गया कार्य भी हमेशा जीरो होता है, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो दो चीजों पर निर्भरता होगी, एक बल पर हो गया और एक क्या हो गया, विस्थापन पर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों किस पर, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, कॉस थीटा पर। तो अगर दोस्तों हम यहां पर देखें कि कॉस थीटा पर कैसे ये डिपेंड करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा का जो मान होता है वो आपका अलग अलग एंगल पर क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे
अगर थीटा का मान 0 है तो cos 0 का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपका 1 हो जाता है। लेकिन अगर थीटा का मान क्या हो जाता है, कि कहते हैं 90 हो जाता है, तो cos 90 का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब अगर cos थीटा का मान बदलता है किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग, इसका मतलब कि जो cos थीटा है वो डिपेंड किस पे करता है, थीटा पर। अगर थीटा हमारा चेंज हो जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां से हमारा cos थीटा का क्या कहते हैं वैल्यू, cos थीटा का जो मान होगा वो भी दोस्त क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर cos थीटा का मान चेंज हो जाएगा तो यहां से हम जब रखेंगे एफ एस cos थीटा, तो अगर ये वैल्यू चेंज हो रही है तो किया गया कार्य भी दोस्तों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किया गया कार्य भी दोस्तों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं, जब भी दोस्तों हम इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले एक चीज देख लेते हैं कि जब भी किसी फार्मूले में अगर थीटा आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है या साइन थीटा आ जाता है, कोई भी सूत्र आप आगे चल के फिजिक्स में क्या कहते हैं, जितने भी फार्मूले देखेंगे अगर उसमें कॉस थीटा या साइन थीटा आ जाता है तो उसके उसमें हमेशा 3 स्पेशल केस काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा हमेशा 3 एंगल पर उसकी वैल्यू को चेक करते हैं, एक 0 डिग्री पर, एक 90 डिग्री पर और एक 180 डिग्री पर। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट, अगर दोस्त केस फर्स्ट देखते हैं तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो थीटा की अगर बात करते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाए दोस्तों, 0 हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। थीटा 0 कब होगा, हमने कहा थीटा आपका बल और विस्थापन के बीच का क्या है, कोण है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये वस्तु है और इस वस्तु पर जो बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ, और इसी डायरेक्शन में हमें विस्थापन भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बल और विस्थापन का जो डायरेक्शन वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में है, या हम कहें बल और विस्थापन एक दूसरे के अनुदिश है, या हम कहें बल और विस्थापन एक दूसरे के समांतर है। इस तीन के तीनों केस में हमेशा जो थीटा का वैल्यू होता है वो हमेशा दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम यहाँ पे कहें यदि बल और विस्थापन, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में, एक ही दिशा में कार्यरत हो, कार्यरत हो तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य, देखते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर थीटा यहाँ पे 0 होता है, थीटा 0 होता है, ये 0 कब लिया जाएगा, पहला नंबर कि दोनों क्या हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, और दोनों क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो, समांतर हो। अगर दोनों एक दूसरे के समांतर है इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही दिशा में है। एक ही दिशा को हम लोग क्या दोस्तों कहते हैं, अनुदिश कहते हैं, या दोनों एक दूसरे के अनुदिश हो। ऐसे कंडीशन में हमेशा थीटा का मान क्या रखता है, 0 रखा जाता है। तो अगर डब्ल्यू बराबर देखें एफ एस कॉस थीटा, तो यहां से अगर देखा जाए तो एफ एस कॉस कितना, कॉस थीटा, यहाँ 0 रख देंगे थीटा का मान। और आप जानते हो जो कॉस 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू क्या हो जाएगा, 1। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, एफ इंटू एस। और यही दोस्त कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। इसी को दोस्त हम लोग कहेंगे धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। तो किसी वस्तु के द्वारा हमेशा जब धनात्मक कार्य होता है वो कब मिलता है, जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो किया गया कार्य क्या होता है, कि कहते हैं पॉजिटिव होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वर्क भी मिलते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मैक्सिमम वर्क होता है कब मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क। तो किसी वस्तु के द्वारा क्या कहते हैं, अधिकतम जो कार्य होता है वो कब मिलता है, जब दो के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। केस सेकंड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके अपनी राय बताएं कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। जो कुछ भी आप चेंजिंग चाहते हैं आप जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।